ठीक है। गुड आफ्टरनून। आज के गेस्ट स्पीकर हैं एमिट शेयर। एमिट ट्विच के सीईओ हैं। ग्रेटर देन हेलो। ग्रेटर देन जिसे अमेज़ॉन ने खरीद लिया, जहां वह ऐप काम करता है। और एमिट आज क्लास का एक नया फॉर्मेट करने जा रहे हैं और इस बारे में बात करेंगे कि बढ़िया यूजर इंटरव्यू कैसे करें। तो ये स्टार्टअप शुरू करने का यूजर्स से बात करने का हिस्सा है, जो सच में बहुत काम का होना चाहिए। आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटर देन थैंक्स टिम। ग्रेटर देन कॉन्टैक्ट। सर्वर जानता है कि मैं कहां से आ रहा हूं। इससे मैंने अपना पहला स्टार्टअप जस्टिन कैन के साथ शुरू किया। कॉलेज से निकलते हाई हमने कीको कैलेंडर नाम की ये कंपनी शुरू की। ये इतना अच्छा नहीं चला, ये ठीक ठाक चला। हमने इसे बनाया, हमने इसे बेचा, लेकिन हमने इसे ईबे पर बेचा। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप अपने स्टार्टअप के लिए ऐसा हाई एंड चाहते हों। ग्रेटर देन और ये एक अच्छा समय था। हमने बहुत कुछ सीखा। हमने प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमें कैलेंडर के बारे में कुछ नहीं पता था, ना तो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते थे और ना ही हमने। उस समय हम सोच रहे थे कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जिसने सच में कैलेंडर इस्तेमाल किया हो। तो ये सबसे अच्छा नहीं था। हमने स्टार्टअप का बिल्ड स्टफ वाला हिस्सा पूरा कर लिया था, हमें यूजर्स से बात करने वाला हिस्सा नहीं मिला। दूसरा स्टार्टअप जो हमने शुरू किया, उसमें हमने एक बहुत हाई आर्म ट्रिक इस्तेमाल की, जिससे आप यूजर्स से बात किए बिना बच सकते हैं, यानी हम अपने खुद के कंज्यूमर थे। हमारे पास एक टेलीविजन शो जस्टिन टीवी, जस्टिन कैन की जिंदगी के बारे में एक रियलिटी शो का आइडिया था। और हमने उस रियलिटी शो के आसपास टेक्नोलॉजी और वेबसाइट का एक पूरा सेट बनाया जिसे हम चलाना चाहते थे। और इसलिए हम उस प्रोडक्ट के लिए यूजर थे। और असल में धोखा देने और ज़्यादा दूसरे यूजर्स से बात किए बिना बच निकलने का एक तरीका यह है कि आप सिर्फ कुछ ऐसा बना रहे हैं जो असल में सिर्फ आपके लिए है। आपको किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए। लेकिन ये टैब है जब आप सच में सीमित कर रहे हैं कि स्टार्टअप कहां से शुरू करें। ज़्यादा स्टार्टअप सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं बनाए जाते जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और जब आप ऐसा करते हैं तो कभी कभी आप सच में लकी हैं और आप किसी बहुत बड़े क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसे लोग जो वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन अक्सर ये एक साइड प्रोजेक्ट बन जाता है जो कहीं नहीं जाता। इसलिए हम कुछ समय तक जस्टिन.टीवी पर काम करते रहे और हमें असल में काफी सफलता मिली, क्योंकि पता चला कि ऐसे लोग भी थे जो वही करना चाहते थे जो हम करते थे, जो था खुद को इंटरनेट पर लाइव ब्रॉडकास्ट करना। लेकिन जस्टिन.टीवी के साथ दिक्कत ये थी कि जिस चीज ने हमें महान बनने से रोका, वही ये थी कि हमने अभी तक इसका पता नहीं लगाया था उस शुरुआती टीवी शो से आगे कुछ कैसे बनाया जाए। हमें पता था कि कैसे करना है। हमने असल में एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया। अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में 24/7 लाइव रियलिटी टीवी शो चलाना चाहते थे तो हमारे पास इसके लिए वेबसाइट थी। आपके लिए हमारे पास बिल्कुल वही था जिसकी आपको जरूरत थी। लेकिन अगर हम उससे ज्यादा करना चाहते थे, अगर हम इसे ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादा इस्तेमाल के मामले के लिए खोलना चाहते थे, हमारे पास ये पता लगाने की समझ नहीं थी, क्योंकि हम वह यूजर नहीं थी। और इसलिए एक समय पर हमने जस्टिन टीवी को बदलने का फैसला किया। हमने तय किया कि हमें एक नई दिशा में जाने की जरूरत है। हमें लगा कि हमने बहुत सारी काम की टेक्नोलॉजी बना ली है, लेकिन हमने वह यूज कैसे नहीं पहचाना था जिससे ये सच में बड़ा हो सके। और दो दिशाएं थीं जो उम्मीद जगाने वाली लग रही थीं। अनमेन से एक मोबाइल थी और एक है गेमिंग। और मैंने कंपनी के अंदर गेमिंग इनिशिएटिव को लेड किया। और हमने गेमिंग के साथ जो किया वह बहुत अलग था, जो हमने पहले कभी नहीं किया था। हम असल में गए और यूजर्स से बात की, क्योंकि मुझे गेमिंग वीडियो देखना पसंद था, लेकिन मुझे पता था कि ना तो मुझे और ना ही कंपनी में किसी और को वीडियो गेम ब्रॉडकास्ट करने के बारे में पता था। और इसलिए मैं कंटेंट को बढ़ाता था। मुझे लगता था कि वहां एक मार्केट है। ये एक तरह की समझ थी जो उस समय आम नहीं थी, जो थी वीडियो गेम देखने में कितना मजा आया। हाथ उठाकर बताओ, लोगों को वीडियो देखने के बारे में पता चल गया इंटरनेट पर गेम यहाँ है। ठीक है, मैं बस ये मान रहा हूं कि इसे सन वाले लोग इसके बारे में भी जानते हैं। ये
अगर आपको इंटरनेट पर वीडियो गेम देखने के बारे में नहीं पता तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अन चीज़न के लिए एक तरह से ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट है जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं पॉइंट ये है कि मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे इसके साइड के बारे में कुछ नहीं पता था जो सच में ज़रूरी था, जो असल में ब्रॉडकास्टिंग शुरू करने के लिए कंटेंट हासिल करना है। तो हम बाहर गए और हमने एक चले। असल में बहुत सारे यूज़र इंटरव्यू थे। हमने बहुत से लोगों से बात की और वह डेटा वापस लाए। और अगले 3 सालों में ट्विच पर प्रोडक्ट फीचर्स के लिए जो भी फाइल लिए गए, इनमें से कुछ बातें हमें उससे मिली। और हमने यूजर्स से बात करना जारी रखा और असल में कंपनी का एक पूरा हिस्सा बनाया जिसका काम असल में हमारे यूजर्स से बात करना है। जो एक पूरा डिवीजन है जो हमारे पास जस्टिन टीवी में भी नहीं था। कंपनी में ऐसा कोई नहीं था जिसका काम हमारे सबसे ज़रूरी यूजर्स से बात करना हो। तो ये ट्विच था। और मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ट्विच के बारे में थोड़ी जानकारी। क्या इसका क्या मतलब था, यूजर्स से बात करने जा रहा हूँ। 2. हमने तय किया कि ब्रॉडकास्टर सबसे ज़रूरी लोग हैं। और हमने ये तय करने का कारण, यानी जब हम मार्केट में गए और देखा तो हमने देखा कि क्या किस चीज़ से तय होता है। लोग किसी खास स्ट्रीमर को क्यों देखते हैं या किसी खास वेबसाइट पर क्यों जाते हैं। वे बस कंटेंट को फॉलो करेंगे, है ना। आपके पास कंटेंट का एक पीस था जिसे आप पसंद करते थे और ब्रॉडकास्टर आपके साथ आता था। और असल में यूजर इंटरव्यू के बारे में यही एक बहुत ज़रूरी ट्रिक है कि आप किस बात करते हैं। ये उतना हाई ज़रूरी है जितना कि आप क्या सवाल पूछते हैं और उससे दूर रहते हैं। क्योंकि अगर आप जाकर यूजर्स के एक ग्रुप से बात करते हैं, अगर हम सिर्फ व्यूअर्स से बात करते तो हमारे पास ब्रॉडकास्टर्स से बात करने के मुकाबले फीडबैक का एक बिल्कुल अलग सेट होता। और ब्रॉडकास्टर्स से बात करने से हमें ये समझने में मदद मिली कि उनके लिए लिंक कैसे बनाया जाए, कि आपको स्ट्रेटेजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होना है। काश मैं इसकी रेसिपी बता पाता। ये पता लगाना कि आपके प्रोडक्ट के लिए टारगेट यूज़र कौन है और आपका टारगेट यूज़र कौन होना चाहिए। लेकिन इसका कोई तरीका नहीं है। ये सच में बहुत गहराई से सोचने और अपने जजमेंट का इस्तेमाल करके ये पता लगाने पर निर्भर करता है कि आप असल में इसे किसके लिए बना रहे हैं। तो मैं जो करना चाहता हूं वह थोड़ा इंटरैक्टिव है, जो है कुछ ऐसा हम करने जा रहे हैं। मेरे पास असल में आप लोगों से बहुत सारे आइडिया हैं। तो कुछ सुझाए गए आइडिया और मैं इनमें से एक चुनने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हर कोई बैठकर इस पर काम करे। अभी मेरे लिए इस प्रोसेस का पहला स्टेप करो, यानी सोचो कि तुम इस बारे में किस पूछोगे। जैसे कि कौन से लोग, आप उन लोगों को कहाँ ढूंढेंगे जिनसे आपको इस बारे में बात करनी है, ये जान के लिए कि आपको क्या बनाना चाहिए। और इसलिए आप जो आइडिया इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह है, मुझे यहाँ देखने दीजिए। इन आइडिया में से ये एक लेक्चर फोकस्ड नोट लेने वाला ऐप है। आइडिया यह है कि मुझे नहीं लगता कि स्टेट ऑफ थे नोट लेने की कला अभी भी काफ़ी अच्छी है, और मैं एक ऐसा नोट लेने वाला ऐप बनाना चाहता हूं जो इसे बेहतर बनाए। आप जानते हैं, इससे वो एक्सपीरियंस बेहतर होता है। क्लास में नोट्स लेना बेहतर होता है या ऑनलाइन लेक्चर सुनकर नोट्स लेना बेहतर होता है। तो आप जानते हैं, शायद इसमें कोलैबोरेशन फीचर्स हों, शायद ये जैसे आपको किसी तरह बेहतर फोकस करने में मदद करता हो। इसमें मल्टीमीडिया एनहांसमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता है ना, हर तरह के पॉसिबल फीचर्स। लेकिन यही आइडिया है। टू जैसे अभी 120 सेकंड लेन, और ये ना सोचें कि आप क्या पूछेंगे या इस ऐप के लिए सही फीचर्स क्या हैं, बल्कि ये सोचें कि आप किस बात करेंगे। कौन आपको वो फीडबैक देगा जो आपको बताएगा कि ये अच्छा है या नहीं। मेरा असल में यही मतलब है। अभी अपना लैपटॉप निकालो, टाइप करो, कुछ चीजें लिखो, सोचो जैसे आप कर सकते हैं। ये काफी अच्छा है। जैसे अपने दिमाग में इसके बारे में सोचो। लेकिन असल में जैसे अगर तुम सच में इसे लिखो और बस उन 5 लोगों के बारे में सोचो जिनसे तुम बात करते हो, 5 तरह के लोग जिनसे तुम बात करते हो, और तुम्हें कौन सबसे जरूरी लगता है। जैसे असल में करो, क्योंकि किसी चीज की प्रैक्टिस करने और यूज करने की कोशिश करने जैसा कुछ नहीं है, ताकि आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि यूज सही तरीके से कैसे करना है। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि ऐप वेवर पर क्लिक हो रहे हैं। अगर आप घर पर इसे फॉलो कर रहे हैं तो रुको, असल में करो।
सोचो कि तुम किस किस बात करोगे, क्योंकि ये लगभग किसी भी स्टार्टअप के लिए पहला सवाल होता है जो तुम्हें पूछना होता है। जवाब यह है कि मेरा यूजर कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। ठीक है, ये उससे बहुत छोटा है जितना आप इस समस्या के बारे में सोचते हैं। ये असल में बहुत मुश्किल काम ये है कि लोगों को कहाँ से लाना है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट बनाने और हम आगे बढ़ने जा रहे हैं यूजर इंटरव्यू करने के इस बहुत छोटे वर्जन में। तो क्या मैं ऑडियंस में से किसी एक वॉलंटियर को बुला सकता हूं जो आकर बताए कि आप किस बात करेंगे, और हम इस बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग पहले से चुने हुए हैं। ग्रेटर देन ये लीजिए। मुझे नहीं पता इसे कैसे चालू करें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप किस बात करते हैं? मैं पक्का पहले कॉलेज के स्टूडेंट्स से बात करूंगा, जाहिर है क्योंकि हम बहुत सारे लेक्चर में बैठे हैं, और खास तौर पर मैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स से बात करना चाहता हूं, ये देखने के लिए कि शायद आप जानते हैं, अगर आप इंग्लिश मेजर हैं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है और आप जो पढ़ रहे हैं। नहीं, कंप्यूटर साइंस के मामले में आप लेक्चर में कैसे नोट्स लेना चाहते हैं। ग्रेटर देन और इसलिए आप कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स से बात करने जा रहे हैं। क्या आप कॉलेज के स्टूडेंट्स का कोई खास ग्रुप चुनेंगे, जैसे हम सभी कॉलेज स्टूडेंट्स से बात करने जा रहे हैं, या एक बड़े ग्रुप से? ग्रेटर देन मैं बाहर गया और कॉलेज के स्टूडेंट्स से बात की, जैसे, और शायद अलग अलग एरिया में पढ़ने वाले लोगों के हिसाब से डिवीजन को समझूंगा। और फिर शायद ये उन लोगों के लिए भी सही होगा जिनकी पढ़ाई करने की टेक्निक अलग है, क्योंकि कुछ लोग बहुत सारे नोट्स लेते हैं, कुछ लोग उतने नोट्स नहीं लेते, लेकिन फिर भी चीजें लिख लें। ग्रेटर देन ठीक है। तो मेरा मतलब है कि ये सच में एक की शुरुआत है, जैसे कि ये असल में यूजर्स का एक ग्रुप है जिससे आप बात करना चाहते हैं, खासकर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स को कंज्यूमर के तौर पर टारगेट कर रहे हैं, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स से एक कंज्यूमर के तौर पर बात कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स से बहुत कुछ जान वाले हैं कि उनकी अभी की नोट लेने की आदतें क्या है, और आप जानते हैं क्या वे उत्साहित होंगे। चीजें बेचने में एक समस्या यह है कि बात यह है कि कॉलेज स्टूडेंट्स असल में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते हैं। आप लोगों से अपनी जेब ढीली करवाना सच में बहुत मुश्किल है, खासकर अगर आप चाहते हैं कि वे स्कूल से जुड़ी किसी चीज के लिए पैसे दें, और अगर आप टेक्स्ट बुक्स भी नहीं खरीदना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप शायद सभी इस्तेमाल करते हैं, या आप जानते हैं अपने दोस्त से उधार लेते हैं या कहीं और से। और इसलिए एक चीज जो मुझे लगता है कि आप मिस कर देंगे अगर आप सिर्फ स्टूडेंट्स के पीछे पड़ेंगे, ठीक है, वह ये है कि आप चाहते हैं पता लगाओ कि इस ऐप के लिए सबसे जरूरी इंसान कौन है। और अगर आप सच में नोट लेने वाले ऐप में हैं, तो मेरा अंदाजा है कि कॉलेजेस के लिए जो लोग नोट लेने वाला ऐप सबसे ज्यादा खरीदें, जिसे आप लोग इस्तेमाल करेंगे, वे कॉलेज होंगे। ठीक है, मेरा मतलब है शायद ज़्यादातर के लिए ज़्यादातर मामलन में अगर आप स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं, तो जिन लोगों को खरीदना होता है वे आमतौर पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो ये एक तरीका होगा अगर आपको लगता है कि वे ऐसा करेंगे। आप शायद कॉलेज स्टूडेंट्स से बात करें और आपको पता चले कि वे असल में अभी कोई नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते हैं। मेरा मतलब है शायद हो सकता है कि वे खरीदते हों। ऐसे में मैं पूरी तरह गलत हूं और यहीं पर आपको असल में यूजर्स से बात करनी होगी, लेकिन फिर आपको शायद दूसरे ग्रुप्स को भी ट्राई करना होगा, है ना? तो मैं कॉलेज से बात करूंगा, मैं इट एडमिनिस्ट्रेटर्स से भी बात करूंगा। मुझे लगता है कि ये एक और एरिया है जो सच में उम्मीद जगाने वाला है। आप शायद पेरेंट्स से बात करें। सही, कौन अपने बैकएंड की पढ़ाई पर पैसा खर्च करता है और अपना बैचलर निकालने को तैयार रहता है। जैसे आप जानते हैं, बैकएंड के माता पिता, बैकएंड के माता पिता जो फैशन है और पहली बार कॉलेज जा रहे हैं। आपको अपने बच्चे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए इस ऐप की जरूरत है ताकि वे कॉलेज में फेल ना हों। और जैसा कि मैं बहुत सारे ग्रुप देखता हूं जो पोटेंशियल हैं, जो जरूरी नहीं कि जाहिर यूजर हों, लेकिन जो आपके ऐप की सफलता के लिए जरूरी हैं पोटेंशियली। और जब आप बिल्कुल शुरुआत में होते हैं इस तरह के स्टार्टअप में, जब आपके पास कोई आइडिया होता है जो आपको बहुत बढ़िया लगता है, आप जितना हो सके उतना बड़ा ग्रुप बनाना चाहते हैं।
आप सिर्फ एक तरह के लोगों से बात करके और सीखना नहीं चाहते। आप इस जगह को जानना चाहते हैं। आप अलग अलग तरह के लोगों से जानना चाहते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए किसी को बुलाते हैं और हम करने वाले हैं। मान लीजिए कि हम सीनियर इंटरव्यू में जा रहे हैं। तो हम एक कॉलेज स्टूडेंट से बात करने जा रहे हैं और पता लगाने की कोशिश करें कि हमें क्या बनाना चाहिए। आप जानते हैं, हमें एज नोट टेकिंग ऐप में क्या लाना चाहिए। टू कोई एक और वॉलंटियर प्लीज इंटरव्यू चलाने के लिए। हाँ, ठीक है। टू हेलो। ग्रेटर देन हाय, मैं स्टेफनी हूँ। ग्रेटर देन हाय, स्टेफनी। ग्रेटर देन आपसे मिलकर अच्छा लगा। ग्रेटर देन वेलकम, हमारे साथ ये यूजर इंटरव्यू करने के लिए राजी होने के लिए धन्यवाद। टू मैं आपसे सुनना चाहता था कि आपकी नोट लेने की आदतें क्या है। आजकल आप नोट्स कैसे लेती हैं। ग्रेटर देन जरूर। टू मैं कई तरह से नोट्स लेती हूँ। मुझे ऐप स्पीड और एफिशिएंसी की वजह से ये पसंद है और बाद में वापस आने के लिए मेरे लिए अपने लैपटॉप पर नोट्स लेना आसान है। और इसलिए इनमें से बहुत सारे नोट्स मुख्य रूप से टेक्स्ट बेस्ड होंगे। लेकिन कुछ क्लास में टू उदाहरण के लिए अगर मैं डिस्क्रीट की क्लास ले रही हूँ टू ज़्यादा टेक्स्ट में होगा। लेकिन अगर मैं उदाहरण के लिए फिजिक्स की क्लास ले रही हूँ टू वे ज़्यादा मुश्किल डायग्राम होंगे, अलग अलग एंगल जो मुझे बनाने होंगे और इसलिए ये थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए और मुश्किल। ग्रेटर देन क्या है। ग्रेटर देन मिलता है। ग्रेटर देन आजकल आप इस काम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटर देन मैं इसके लिए बस पेन और पेपर इस्तेमाल करता हूँ। ग्रेटर देन आप पेन और पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन करते हैं। आप पेन और पेपर से नोट्स लेते हैं, आप नोट्स लेते हैं। ग्रेटर देन बिल्कुल। ग्रेटर देन कभी कभी अपने कंप्यूटर से। ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन और जब आप ये सारे नोट्स लेते हैं तो फिर से ऐसा होता है, क्या आप सच में उन्हें रिव्यू करते हैं। जैसे क्या आप सच में वापस जाकर कभी इन नोट्स को देखते हैं। ग्रेटर देन पेन और पेपर उतना नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर बेस्ड के लिए हाँ, क्योंकि इसे एक्सेस करना ज़्यादा आसान है और मेरे लिए क्लासमेट और दोस्तों के साथ शेयर करना, कोलैबोरेट करना और शायद नोट्स मर्ज करना भी आसान है। ग्रेटर देन टू आज आप अपने कंप्यूटर पर नोट्स लेने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। गूगल डॉक्स और एवरनोट। ग्रेटर देन गूगल डॉक्स और एवरनोट। ग्रेटर देन हम। ग्रेटर देन और साथ हाय। ग्रेटर देन टू एवरनोट आसान है अगर मैं इसे सिर्फ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन मुझे इसके बारे में और बताओ। जैसे क्या आप ज़्यादा नोट्स लेना चाहते हैं, ज़्यादा नोट्स की वैल्यू दूसरे लोगों के नोट्स से लेना चाहते हैं, या ज़्यादा आपके अपने नोट्स होते हैं जिन्हें आप सेमेस्टर के आखिर में रिव्यू करते हैं। ये कैसे काम करता है। ग्रेटर देन ये ज़्यादा मेरा है क्योंकि मैं चीज़न को ऑर्गेनाइज करने के तरीके को लेकर बहुत चूजी हूँ, जैसे डिज़ाइन के हिसाब से या फॉर्मेटिंग के हिसाब से। ये यहाँ तक कि रंग को लेकर भी मैं बहुत खास हूँ, और जैसे हम जो फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, और ये सच में मेरे पढ़ने के तरीके पर असर डालता है। इसलिए मुझे इसे पर्सनलाइज करना पसंद है। मेरे मर्ज करने के बाद भी। ग्रेटर देन टू आप दूसरे लोगों से नोट्स लेते हैं, लेकिन फिर आप उन्हें में मर्ज कर देते हैं। ग्रेटर देन मेरे लिए क्या काम करता है। ग्रेटर देन सही, बहुत बढ़िया। और अगर आपके पास एवरनोट नोट्स हैं और आपके पास गूगल डॉक्स नोट्स और आपके पास पेन और पेपर नोट्स हैं। ग्रेटर देन हम ग्रेटर देन सेमेस्टर खत्म होने के बाद क्या आप कभी अनचीजन पर वापस जाते हैं, या ये क्वार्टर के आखिर जैसा है, आप लोगों के पास यहाँ क्वार्टर होते हैं, है ना। ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन क्वार्टर खत्म होने के बाद क्या आप कभी अनचीजन पर वापस जाते हैं। क्या आप कभी ग्रेटर देन क्लास के लिए टू ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर ये नोट्स मैंने इन बातों के लिए लिए हैं, जैसे या अगर मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूं, मैं उन चीज़ों को याद रखता हूं जिन्हें मैं अपने दिमाग में ताज़ा रखना चाहता हूं, और भविष्य की चीज़ों के लिए तैयारी करने में मदद करता है।
ग्रेटर देन 2 ये दिलचस्प है। इसके बारे में और बताइए। जैसे आप सिर्फ क्लास में हाई नोट्स नहीं लेते। ग्रेटर देन हाँ 2 में मैं पॉइंट्स को समराइज करने के लिए भी नोट्स लेता हूँ। 2 अगर ये इंस्पिरेशनल कोट्स जैसा है। उदाहरण के लिए मैं ऐसी बातचीत में जाता हूँ। और फिर शायद मैं किसी ऐसे इवेंट में जा रहा हूँ जहाँ मैं असल में किसी से मिलने जाना, और ये असल में सोचने और याद करने में मदद करता है कि हमने उस समय क्या शेयर किया था। आप जानते हैं, मैं टॉक में गया था या कुछ और। ग्रेटर देन बहुत बढ़िया। ठीक है। खैर आमतौर पर मैं असल में और भी ज्यादा डिटेल में जाता। बहुत सारे खुले सवाल हैं जो ये सब सन के बाद भी मेरे मन में हैं। सवाल ये है कि आप किन लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं। इस बारे में सवाल कि आपको नोट्स पसंद हैं या नहीं, जैसे कि उनका वॉल्यूम कितना है और कैसे, कितने समय तक, नोट लेने वाली चीजें। बस ये जान की कोशिश कर रहे हैं कि अभी का व्यवहार कैसा है। लेकिन समय बचाने के लिए और हर किसी को हमेशा एक हाई व्यक्ति की नोट लेने की आदतन की बारीकियों के बारे में सुनाने के बजाय हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्टेफनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसकी तारीफ करता हूं। 2 ये ऐसी चीज है, आपने देखा होगा कि हम असल कंटेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऐप में बिल्कुल भी नहीं। जैसे मुझे फीचर्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं सच में ये नहीं जानना चाहता कि वे क्या हैं। गूगल डॉक्स और एवरनोट में खास फीचर सेट क्या है। मैं शायद थोड़ा और गहराई से जानना शुरू करूं कि असल में कौन से फीचर्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर वह एडिटिवली कोलैबोरेट कर रही है। आप जानते हैं ये कैसे काम करता है। मैंने कुछ दिलचस्प बातें सुनी हैं कि हम फोल्डर इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे लिए दिलचस्प है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब आप इंटरव्यू के इन पहले सेट को चलाने से जरूरी नहीं है कि यूजर फ्लो और जैसे सवाल मिलेंगे यूज ऑप्टिमाइज करना या इस चीज की खासियतन के बारे में सवाल थोड़ा ध्यान भटकाने वाला हो सकता है, क्योंकि यूजर्स को लगता है कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन आपकी तरह आपको भी बिना घोड़े वाली गाड़ी वाला इफेक्ट मिलता है, जहां आपसे प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन डिजाइन करने की कोशिश करने के बजाय टेस्ट घोड़े के बारे में पूछा जाता है। अगर आप लोगों से फीचर्स के बारे में पूछना शुरू करते हैं तो आप जितना हो सके फीचर्स से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वे जो बातें आपको बताते हैं वे लगभग बहुत ज्यादा असली लगती हैं। जब कोई असली यूजर आपसे कोई फीचर मांगता है तो उन्हें माना करना लगभग बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ एक असली इंसान है जिसे सच में ये प्रॉब्लम है और वे कह रहे हैं कि मेरे लिए ये फीचर बनाओ। लेकिन जैसे जैसे आप बहुत से लोगों से बात करना शुरू करते हैं और सच में ये समझने लगते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो आपको पता चलता है कि ये सच में एक प्रॉमिसिंग एरिया है या नहीं। और जैसा कि मैंने वहां सुना, ऐसा है। इस इंटरव्यू से शुरू करते हुए मुझे पक्का नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है या कम से कम कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके लिए एक नया प्रोडक्ट बनाना सही रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत कुछ नहीं सुना था। कोई बड़ी रुकावट थी या जिस तरह से ये काम कर रहा था उसमें कुछ बहुत गलत था। जब तक कि मेरे पास कुछ ना हो बड़ा आइडिया, मैं इसे, आप जानते हैं, शायद एक नेगेटिव साइन मानूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप पहले व्यक्ति से बात करते हैं और आपको उससे कुछ नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं है कि और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें असल में कोई प्रॉब्लम है। और आप एक बार जब आप लगभग 6, 7, 8 लोगों से बात कर लेते हैं तो आमतौर पर आपका काम हो जाता है। ये मुश्किल है कि आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं है। वहां नई जानकारी है, इसलिए अलग अलग तरह के लोगों से बात करना जरूरी है। लोग सही हैं। जाओ ऐसे लोगों को ढूंढो जो अलग अलग पॉइंट्स रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 6 या 7 स्टैनफोर्ड कॉलेज के स्टूडेंट हैं। जब हम 6 या 7 हाई स्कूल के स्टूडेंट या 6 या 7 पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको बहुत अलग रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड, मैं देखता हूं तो उसके आधार पर। ठीक है, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है कि आप कुछ आइडियाज के साथ आ सेकंड है ना। आपके पास ये जानकारी है कि कोई कैसे नोट्स लेता है, आपने सोचा है। शायद जब आपको ये आइडिया आया तो आपके मन में कुछ आइडिया था, आपने ये आइडिया सुना, आपके मन में कुछ आइडिया था कि आप कुछ कूल कैसे बना सकते हैं। और इसलिए अगर आप गूगल डॉक्स के ऊपर सिर्फ एक फीचर बनाने जा रहे हैं, वह फीचर क्या होगा, है ना।
और वह एक नए प्रोडक्ट के लिए है। इस तरह ये सोचना शुरू करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि कहाँ जाना है। जो कि ठीक है, वे अभी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस अनुभव को एक क्वांटम बेहतर कैसे बना सकते हैं? कुछ ऐसा जो इस इंसान के लिए वाकई बहुत एक्साइटिंग होगा कि वह एक कदम आगे रहे, और इसलिए मुझे अभी 2 मिनट का समय दें। और सोचिए वह फीचर क्या हो सकता है। असल में स्टेफनी से जो आपने सुना उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, जिससे वह गूगल डॉक्स पर अपने मौजूदा कोलैबोरेटिव, मल्टीपर्सन, ऑल वर्किंग टुगेदर वर्कफ्लो से हटने के लिए माना सके। आपकी नई चीज में गूगल डॉक्स के सभी फीचर्स के साथ ये भी है। खास बात यह है कि ये इसे और भी उपयोगी बना देगा। उन्हें मनाना कि वे जो इस्तेमाल कर रहे हैं यूज बैंड कर दें। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं हमारे तीसरे गेस्ट को इनवाइट करने जा रहा हूं, अगर आपके पास कुछ है। मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता अगर आपको लगता है कि आप पक्का नहीं हैं, लेकिन ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन टू मैं ये किस पर है? ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन मैंने जो सोचा था वह ये था कि वह एवरनोट का इस्तेमाल इसलिए करती है, जैसे स्टिकी नोट टाइप के नोट्स जैसे और विचार और डिटेल्स। मुझे लगता है कि गूगल डॉक्स में डॉक्यूमेंट्स हैं, छोटे नोट्स नहीं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फीचर होगा जो सुपर जैसा होगा, ड्रॉ इट का एक मोबाइल वर्जन जो पसंद नहीं है। ये इतना अजीब नहीं है और इससे आप असली डॉक्यूमेंट नहीं बना पाते, ये सच में बहुत काम का हो सकता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। ये एक अच्छी जानकारी है। ठीक है, ये वही है जो आपको इससे मिलता है। वह यूजर इंटरव्यू। और फिर आपको ये आइडिया मिला। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये यूजर फेड फीडबैक मिला है। आपको ये आइडिया मिला है। क्या होगा अगर हमारे पास एक गूगल डॉक्स होता जिसमें कोलैबोरेटिव पहलू और ग्रुप पहलू होते, लेकिन जहां आप पुल इन कर सकते थे और छोटे छोटे नोट्स। और इसे ज़्यादा नोट लेने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। और इसलिए सवाल यह है कि एक बार जब आपके पास ये आइडिया आ गया, जो मुझे लगता है कि ये असल में शायद एक सही तरीका है। क्या ये काफ़ी है? क्या ये कुछ ऐसा है जिसे लोग सिर्फ पाने के लिए स्विच करेंगे? और वैलिडेट करने का तरीका, इसे वैलिडेट करने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि अगर आप प्रोग्रामिंग में तेज हैं, तो आप सचमुच इसे बनाकर दुनिया के सामने ला सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है। और ये बहुत बढ़िया है। और अगर ऐसा है, जब ये काम करता है तो ये इसे करने का एक शानदार तरीका है। लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि छोटी सी चीज़ जो थोड़ी बेहतर है, यूज़ असल में इस्तेमाल करने लायक बनाने में आपको 3 महीने लग सकते हैं। और इसलिए आप असल में बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं। आगे बढ़न और इसे बनाना शुरू करने से पहले इस आइडिया को और वैलिडेट करें। और इसलिए आप इस आइडिया को ले सकते हैं और आप वापस जाकर बाहर जा सकते हैं और आप जानते हैं, आप डायग्राम के साथ बैठ सकते हैं। आप ये बना सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। वर्कफ्लो बनाएं और यूज लोगों के सामने लाएं, लेकिन एक चीज जो आप सच में नहीं करना चाहेंगे, वह है उनसे ये पूछना, ये एक तरह का जाल है और मैं आपको बस ऐसा करने के खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूं। बस बाहर जाकर ये ना कहें कि एक फीचर आइडिया लेकर आओ और बाहर जाकर लोगों से पूछो, क्या आपको पता है, मेरे पास एक फीचर के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है। क्या आप इसे लेकर एक्साइटेड हैं? क्योंकि यूजर्स से जो फीडबैक मिलता है, अगर आप उन्हें किसी फीचर के बारे में बताते हैं और उनसे पूछते हैं क्या ये फीचर अच्छा है, अक्सर ओह हाँ, ये बहुत अच्छा है, जैसे ये सन में बहुत अच्छा आइडिया लगता है। लेकिन जब आप असल में इसे लोगों के सामने ला जाते हैं और आप असल में इसे बनाते हैं, तब आपको पता चलता है कि जबकि उन्हें लगा कि ये बहुत चालाक आइडिया है, कोई भी असल में इसे पाने के लिए स्विच करने की परवाह नहीं करता। और इसलिए एक सवाल जो आप नहीं पूछ सकते वह है, ये फीचर असल में अच्छा है या नहीं? हाँ, सैम। ग्रेटर देन अगर आप पूछ रहे हैं, तो आपके अनुभव में कम से कम आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं, पूछें और असल में इस पूरी चीज को बनाने के बीच। ग्रेटर देन हाँ। सैम पूछ रहा है कि अगर आप पूछ रहे हैं, तो कम से कम आप क्या कर सकते हैं, ये देखते हुए कि आप नहीं कर सकते। असल में बस जाकर उनसे पूछिए कि ये अच्छा है या नहीं।
और ये बहुत हद तक इस खास फीचर पर निर्भर करता है। लेकिन आम तौर पर सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वह है सच में बस कुछ हैक करके जोड़ो, है ना? अगर आपका आइडिया गूगल डॉक्स के ऊपर कुछ बनाने का है तो अपने V1 के लिए एक शानदार गूगल डॉक्यूमेंट्स को फिर से मत बनाओ, बल्कि नोट लेने वाले एप्लीकेशन के लिए एक ब्राउज़र एक्सटेंशन लिखने का तरीका ढूंढो जो बस थोड़ा सा इंक्रीमेंटल फीचर डाले और देखो कि क्या ये सच में लोगों के लिए काम का है। जैसे असल में जाओ, चीटिंग करने का कोई तरीका ढूंढो। यही बात है, क्योंकि अगर तुम सच में इसे लोगों के सामने नहीं रख सकते, ये पता लगाना सच में बहुत मुश्किल है। बड़ी चीज़ों के लिए जहां आप सच में लोगों से पैसे खर्च करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सच में बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप इसे बेच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। असल में सेल्स हाई सब कुछ ठीक कर देती है। ये प्रॉब्लम है। लोगों से कहें अपना क्रेडिट कार्ड दें और मैं गारंटी देता हूं कि वे सच में इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा वैलिडेट करने वाली चीज़ों में से एक है जो आप किसी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, कि आप वहां जाएं और सच में उनसे आपको पेमेंट करने के लिए कमिटमेंट करवाएं। और प्रॉब्लम यह है कि जब आप स्टूडेंट नोट टेकिंग ऐप पर काम कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि शायद आपका आइडिया ये ना हो कि आप इसे असल में बेचें। ये शायद कुछ ऐसा है जहां आप कम से कम ये सोच रहे हैं कि अगर ट्रायल वर्जन फ्री है और आप लोगों से पैसे चार्ज करके उतना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं और अगर आप लोगों को ला सकते हैं ये कहने के लिए कि अब मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें पैसे देने जा रहा हूं। मनी टेस्ट कमाल का है। इससे सच में पता चलता है कि वे सच में एक्साइटेड हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप इसके लिए $5 एक्साइटेड नहीं हैं तो शायद आप इसके बारे में बहुत एक्साइटेड नहीं हैं। तो आखिरी चीज जो मैं करना चाहता था वह थी आप लोगों के साथ ट्विच पर जो हुआ उस पर काम करना। इसलिए मैं फीडबैक की कुछ स्लाइड्स लाया हूं जिन्हें मैं लगाना चाहता हूं। ये मेरी इस चीज के लिए मेरी अकेली स्लाइड्स हैं और ये है। ये क्या है? ये ट्विच फीडबैक का प्रतिनिधि अंश है। मेरे पास लगभग 26 पेज का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें इन सारे फीडबैक थे। और फिर मुझे एहसास हुआ कि इसे पढ़ना थोड़ा थकाने वाला होगा और मैं इसे लेक्चर में नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ऐसा मान लो कि ये सब इस बात को दिखाता है कि बहुत से लोगों ने मुझे इस तरह की चीजें भेजी हैं ताकि मैं उनसे सवाल पूछ सकूं। और मैंने इसे पहले हाय आपके लिए असली फीडबैक में छोटा कर दिया है जो आपको मिला था। तो जब हम इसे लॉन्च करने के लिए ट्विच पर काम कर रहे थे तो हम बात नहीं करते थे। मौजूदा जस्टिन.टीवी ब्रॉडकास्टर्स के बारे में बहुत कुछ पूछा और उनसे पूछा उनके ब्रॉडकास्टिंग के अनुभव के बारे में, उन्हें ब्रॉडकास्टिंग में क्या पसंद आया, वे ब्रॉडकास्ट क्यों करते थे, क्या ब्रॉडकास्ट करते थे उनकी जिंदगी में और क्या चल रहा था। और मज़ेदार बात यह है कि जब आप अपने प्रोडक्ट के अन यूजर्स से बात करते हैं जो आपके प्रोडक्ट के डिटेल्ड यूजर्स हैं तो वे आपके पास फीचर्स के बारे में बहुत डिटेल में बातें लेकर आते हैं, क्योंकि वे असल में फीचर में उलझ जाते हैं और आपको लाइंस के बीच पढ़ना पड़ता है। लेकिन उन्होंने पूछा, पहली बात यह है कि मैं कैसा बनना चाहता हूं। मेरे चैट रूम में बनलिस्ट को क्लियर करने का तरीका, जैसे वह असल में एक बहुत आयाम रिक्वेस्ट थी, क्योंकि हमारे चैट रूम के काम करने के तरीके में एक खास दिक्कत थी। लोगों ने हाइलाइट्स बनाने के बाद उनके टाइटल एडिट करने की सुविधा मांगी थी। और ये ऐसा था, ये सामान सच में एक जैसा था जैसे कि हमने ब्रॉडकास्टर्स से बात की। आपने शायद जस्टिन.टीवी गेमिंग प्लेटफॉर्म के 14 कुछ ऐसे ब्रॉडकास्टर्स से बात की होगी। हमें ये सारा फीडबैक मिला और आप जानते हैं हमारे पास और क्या है। हमारे पास आपके कंपेटिटर के पास पोल और स्क्रोलिंग टेक्स्ट जैसे सभी कूल फीचर्स हैं। मैं वहां चैट को पर्सनलाइज कर सकता हूं और इसलिए हमारे पास कुछ पॉजिटिव फीडबैक है। वे कहते हैं, ओ आपके पास ऐड नहीं है, ये बहुत अच्छा है, मुझे बैन करने की जरूरत है। टू चैट के आसपास बहुत सारी चीजें हैं, दर्शकों के साथ इंटरैक्टिविटी के बारे में बहुत सारी चीजें, और ये सब सच में दिलचस्प था। टू ये था जस्टिन टीवी। ब्रॉडकास्टर चाहते थे कि हम कुछ बनाएं, और यही वह चीज है क्या जहां उन्हें प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में दिक्कत महसूस हुई। और इसलिए अगर आपको लगता है कि हमने जो किया वह इन समस्याओं को हल करने वाला था तो आप गलत होंगे।
क्योंकि असल में जो लोग पहले से हाई आपकी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं और सब कुछ सहने को तैयार हैं। इन दिक्कत का मतलब है कि ये शायद असल में सबसे बड़ी दिक्कतें नहीं हैं। क्योंकि अगर आप इस बात को नज़रअंदाज करने को तैयार हैं कि आप बैंड लेसन को एडिट नहीं कर सकते, टाइटल एडिट नहीं किए जा सकते और आपके चैनल से ट्रेल्स को निकालने का कोई तरीका नहीं है, और आप वैसे भी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए ये एक और बहुत ज़रूरी बात सामने लाता है। वो ये है कि आपको लोगों के ग्रुप्स की तुलना करनी होगी और उस लेवल की तुलना करनी होगी जिस पर उन्होंने बहस की हमारे साथ। अगर आप अगली स्लाइड पर जाते हैं हाँ, अच्छा, हमें कंपेटिटर ब्रॉडकास्टर का फीडबैक मिला जो सच में दिलचस्प है। ये वो चीजें हैं जो हमने उन लोगों से बहुत सुनी है जिन्होंने दूसरे ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। वे एक हाई समय में कई लोगों को अपने चैनल पर लाना चाहते थे। उन्होंने हमारे पास रेव शेयर प्रोग्राम ना होने की शिकायत की, या उन्होंने इस बारे में बहुत बात की कि वे कैसे गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे सच में इस गेमिंग ब्रॉडकास्टिंग चीज को आगे बढ़ाकर पैसा कमाना चाहते थे। और उन्होंने वीडियो स्टेबिलिटी के बारे में बहुत बात की। हमारी सर्विस खास तौर पर यूरोप में अच्छी नहीं थी, लेकिन ग्लोबली वीडियो स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आप असल में तुलना करें तो ये सच में अलग था। जैसे जो लोग हमारी सर्विस इस्तेमाल नहीं करते उन्होंने जो बातें कही कि उन्हें किस चीज़ की परवाह है, वह इन चीज़ों से बिल्कुल अलग थी जिनकी सर्विस इस्तेमाल करने वाले लोग परवाह करते थे। और हमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया क्योंकि ये वो चीज़ थी जो इतनी बुरी थी कि वे इसकी वजह से हमारी सर्विस इस्तेमाल करने को भी तैयार नहीं थे। और इनमें से ज़्यादातर ने असल में इस बारे में सोचा था क्योंकि हमारा यूज़र बेस बहुत पढ़ा लिखा यूज़र बेस था इस एरिया में, जो लोग इसके लिए अपने सभी ऑप्शन के बारे में जानते थे। और वे असल में आप जानते हैं अंत तक पहुंचने का मतलब था कि वे शायद उन्होंने पहले हाई सभी 4 सर्विसेज ट्राई कर ली थी और असल में उनकी एक राय थी। ये बहुत अच्छा है जब आप ऐसे यूजर्स को ढूंढ सकते हैं जो इतने जानकार हों और जो कि वे स्पेस को इतनी अच्छी तरह समझते हों। और अगर आप जाते हैं, मैं बस अगली स्लाइड पर जा रहा हूं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। दूसरी बड़ी बात जो हमने की, जो मुझे बहुत ज़रूरी लगी, वही ये थी कि हमने नॉन ब्रॉडकास्टर्स से बात की। हम वहां गए और हमने उन सभी लोगों से बात की जो हमें या कंपेटिटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और कई वे सबसे ज़रूरी लोग हैं ना? अपने कंपेटिटर से बात करना, यही आपकी शॉर्ट टर्म जीत है ना? कोई कंपेटिटर का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, जब तक कि आपका कंपेटिटर का सॉफ्टवेयर गूगल जैसा कुछ ना हो, जो एक सर्च इंजन है जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है। ठीक है, फिर कन्वर्ट करने के लिए कोई नॉन यूजर नहीं है। लेकिन गेमिंग ब्रॉडकास्टिंग के मामले में लगभग हर कोई नॉन यूजर है ना? ये बात ज़्यादातर नए प्रोडक्ट्स के लिए सच है। जिन लोगों के साथ आप कंप्यूटिंग कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर नॉन यूजर्स हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पहले कभी आपकी सर्विस इस्तेमाल नहीं की है। और वे जो कहते हैं वह असल में सबसे ज़रूरी। वे कहते हैं यही वह चीज़ है जो आपको अपने फीचर्स के साथ मार्केट का साइज बढ़ाने से रोकती है ना? अगर आप बस अपने कंपेटिटर और खुद को देखते हैं और आप जानते हैं अपने उन लोगों से बात करते हैं जो आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। जो लोग आपके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। खैर, कभी नहीं, लेकिन आप सीख नहीं रहे हैं ऐसी चीजें जो आपको मार्केट का साइज बढ़ाने में मदद करती हैं। आप उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो अभी तक इनमें से किसी एक चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने शायद इसके बारे में सोचा हो, लेकिन जो नहीं सोच रहे हैं, जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने क्या कहा? मेरा कंप्यूटर उतना तेज नहीं है। मैं अगले टूर्नामेंट के लिए दिन में 12 घंटे ट्रेनिंग करने पर फोकस कर रहा हूं। मुझे परफेक्ट वीडियो बनाना और यूज एडिट करना पसंद है, और इसलिए मैं बस YouTube पर चीजें अपलोड करता हूं। मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करता। मेरा जाने का कोई मैन नहीं है इस जगह में। या ये असल में, खासकर कोरिया में, ये एक बड़ी समस्या है। एक बार जब हमारी स्ट्रैटेजी बैन जाती है किसी बड़े टूर्नामेंट में ब्रॉडकास्ट करने के बाद, हमें फिर से शुरू करना होगा। हमें एक पूरी तरह से नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी।
और इसलिए आखिरी चीज जो हम कभी नहीं करना चाहेंगे वह है हमारे प्रैक्टिस सेशन को ब्रॉडकास्ट करना। क्या तुम पागल हो? इससे हमें अगले बड़े टूर्नामेंट में नुकसान होगा। और इसलिए ये हमारे लिए एक बड़ा आउटरीच प्रोग्राम बन गया, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि हम लोगों को इससे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। हमने लोगों के लिए कंप्यूटर खरीद, हमने सॉफ्टवेयर कंपनीज की मदद की जिन्होंने ब्रॉडकास्टिंग, हमने गेमिंग ब्रॉडकास्ट के साथ बहुत करीब से काम किया, सॉफ्टवेयर बनाया ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके। हमने गेम्स और प्लेटफॉर्म्स में ब्रॉडकास्टिंग बनाना शुरू किया, जैसे हमने एक्सबॉक्स में ब्रॉडकास्टिंग बनाई, हमने प्लेस्टेशन 4 में ब्रॉडकास्टिंग बनाया, क्योंकि हम चाहते थे हमें इस समस्या से निपटना था। जैसे ये बहुत मुश्किल था, ब्रॉडकास्टिंग मुमकिन नहीं थी। और इसलिए आप इन तीनों को मिलाते हैं, हमारे लिए ये तीन बड़े पाथ हैं जिन्हें हमने ब्रॉडकास्टिंग के लिए देखा। और आप इस फीडबैक को मिलाते हैं और जो आपको बताता है वो ये नहीं है कि कौन से फीचर बनाने हैं, है ना? क्योंकि उन्होंने जो फीचर मांगे थे, जैसे पोल जैसी चीजें, जैसे कि आप जानते हैं चाइल्ड अकाउंट रखने की क्षमता, जैसे आपके अकाउंट में चाइल्ड अकाउंट, हमने इनमें से ज्यादा चीजें नहीं बनाई हैं, लेकिन जो जरूरी था वे द मुद्दे, जैसे वे वहां जो लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को पैसा चाहिए था, लोगों को स्थिरता चाहिए थी और क्वालिटी। लोग चाहते थे कि दुनिया भर के दर्शक उन्हें देख सकें, इसके लिए उन्हें यूनिवर्सल एक्सेस माइल। और इसलिए असल में यही हमारा फोकस बन गया। और हमने अपने लगभग सारे रिसोर्सेज उन चीज़ों में लगा दिए जिनके बारे में किसी ने भी इंटरव्यू में कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो असल में प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। और जिस तरह से आप बता सकते हैं कि ये काम करता है, वह ये था कि जैसे हम ये चीज़ें बनाते थे और फिर हम जाना वापस इन्हीं लोगों के पास जिनका हमने इंटरव्यू लिया और कहा कि आपने हमसे कहा था कि आपको सच में पैसे कमाने की बहुत परवाह है। खैर, हमने आपके लिए ये सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम बनाया है जिससे आप पैसे कमा सकें। और ये हैरान करने वाला है क्योंकि ज्यादातर लोगों को असल में कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। उन्होंने कभी किसी से बात करके ये नहीं कहा कि अगर आपके प्रोडक्ट में फीचर एक्स होता तो ये बहुत अच्छा होता। और फिर जैसे 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आपके प्रोडक्ट में सच में फीचर एक्स होता है, या कम से कम एक ऐसा फीचर जो उनकी बताई गई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और इसलिए असल में जिन्हें हमने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पर कन्वर्ट किया, वे वही लोग हैं जिनसे हम यूजर रिसर्च के बारे में बात करते हैं। वे हाई लोग असल में सबसे ज्यादा इंप्रेस हुए, जो कि एक तरह से मजेदार है। लेकिन ये सच में काम कर गया क्योंकि जिन्हें हमने चुना, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने बड़े ब्रॉडकास्टर छोटे मीडियम वाले चुने। और हमने पक्का किया कि हम उनकी चिंताओं को दूर कर रहे हैं। और ये उससे बिल्कुल अलग था जिस तरह से हमने जस्टिन टीवी पर समस्या को सुलझाए। क्योंकि जस्टिन टीवी में जब हम ऐसा करने की कोशिश करते थे तो हम बैठ जाते थे। हमने बहुत सारा डेटा खंगाला, हमने भी गूगल एनालिटिक्स देखने में बहुत समय बिताया, मिस्ट पैनल को देखना, इन-हाउस एनालिटिक्स टूल्स को देखना, ये पता लगाना कि लॉग सर्विस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये देखना कि हमारा ट्रैफिक कहाँ से आया, फ्लो पर कन्वर्शन रेट, हमने ये सारा समय इसी में बिताया। और ये अच्छी बात है, मेरा मतलब है आप इससे कुछ सीख सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को ना देखें डेटा, लेकिन ये आपको ये नहीं बताता कि आपको कहाँ जाना है, ये आपको ये नहीं बताता कि आपको कहाँ किन समस्याओं को हल करना है। और इसलिए हम जस्टिन टीवी में इन आइडियाज़ को ऐसे ही बना लेते थे, और फिर 10 में से 9 बार किसी से बात किए बिना आइडिया खराब निकलता है। और ये यूज़र इंटरव्यू और यूज़र फीडबैक करने के बारे में निराशाजनक बातों में से एक है। इसलिए मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं, यानी आपको ज़्यादातर समय अपने पसंदीदा पेट फीचर के बारे में नेगेटिव खबरें मिलेंगी। जैसे आपके पास ये बढ़िया आइडिया होगा और आप यूज़र से बात करेंगे और ये काम करेगा, कि असल में कोई भी ऐसा नहीं चाहता। जैसे नहीं, असल में कोई भी नहीं, वे असल में पूरी तरह से अलग अलग चीज़ों के बारे में पूरी तरह से परेशान हैं और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आपको क्या ज़रूरी लगा। और ये थोड़ा दुख की बात है, लेकिन ज़रा सोचिए कि 4 महीने बाद जब आप वह फीचर लॉन्च करेंगे और पता चलेगा कि कोई भी असल में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता,
टू आपको कितना दुख होगा। टू मेरे लेक्चर सेक्शन में बस इतना हाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं ऑडियंस से कुछ सवाल लेना चाहता हूं। ग्रेटर देन आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप्स सबसे ज्यादा क्या गलत करते हैं? मेरा मतलब है, ज्यादातर स्टार्टअप्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वे सबसे आम गलतियां क्या हैं? ग्रेटर देन मैं कहूंगा सबसे ज्यादा आम गलतियां हैं लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाना। ऐसा ना करें, उन्हें अपना प्रोडक्ट ना दिखाएं। ये कुछ ऐसा है जैसे उन्हें किसी फीचर के बारे में बताना। आप जानना चाहते हैं कि उनके दिमाग में पहले से क्या है आपका। आप वहां चीजें डालने से बचना चाहते हैं। दूसरी बात है अपने पसंदीदा फीचर की दिशा के बारे में पूछना। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रोडक्ट में सब्सक्रिप्शन जोड़ना चाहते हैं, टू जोड़न। लोगों के पास जाकर पूछें कि क्या आप सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देंगे। उनसे जाकर पूछें कि क्या आप इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। और मैं कहूंगा कि दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे उनसे बात करते हैं जो उपलब्ध हैं, बजाय इसके कि वे उनसे बात करें जिनसे उन्हें बात करने की जरूरत है। कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिन तक पहुंचना बहुत आसान होता है क्योंकि वे पहले से हाय आपके फोरम के मेंबर होते हैं। ठीक है, आपके पास कोई प्रोडक्ट फोरम होता है और आप उस फोरम पर यूजर्स से बात करते हैं क्योंकि उन तक पहुंचना आसान होता है। हमने पहचान की जानकारी खोजन और ये पता लगाने में हाथ बिताए कि ये लोग कौन थे, ताकि हम उनसे संपर्क कर सकें, ताकि हम उनसे बात कर सकें। क्योंकि इनमें से बहुत से लोग नहीं थे, ये साफ नहीं था। वे बस एक साइट पर कुछ यूजर थे, और अगर वह साइट मैसेजिंग को सपोर्ट नहीं करती थी तो उनसे बातचीत करने का कोई साफ तरीका नहीं था। और इसलिए हमने नेटवर्क बनाने की कोशिश में बहुत समय बिताया और अन यूजर्स को ढूंढें और उन्हें साथ लाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ उनसे बात करते हैं जिनसे बात करना आसान है, तो आपको असल में सबसे अच्छा डेटा नहीं मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि लगभग हर कोई ये पूछे जाने पर खुश होता है कि वे क्या सोक्ट हैं। और इसलिए इनमें से ज्यादा असल में आपसे बात करेंगे और आपको बातें बताएंगे। हाँ, ग्रेटर देन अपनी कंपनी के बाकी लोगों से सहमति पाना कितना मुश्किल है। मेरा मतलब है, जैसे आप जाकर कह सकते हैं, जो भी हो, मैं हूं इंचार्ज। टू आप वही कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, लेकिन शायद ये करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। ग्रेटर देन हम ग्रेटर देन टू आपने उन्हें कैसे मनाया? ग्रेटर देन ये एक अच्छा सवाल है। टू सवाल ये है कि बाकी कंपनी से सहमति पाना कितना मुश्किल है और आप ये कैसे करते हैं। सहमति पाना, अगर आप बस उनके पास जाकर कहते हैं, मुझे पता चल गया, मैंने यूजर से बात की, मुझे पता चल गया कि हमें ये बनाना है। ये सच में मुश्किल है, क्योंकि लोग आप पर भरोसा नहीं करते। हालांकि इंटरव्यू में उन्हें दिखाने में कुछ जादू है। इसलिए मैं सच में आपको इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की सलाह देता हूं। इंटरव्यू रिकॉर्ड करना जादू जैसा है। ये आपको बीच में नोट्स लेने से रोकता है, और नोट्स लेना थोड़ा डिसरप्टिव होता है। इससे आपको ये महसूस करना मुश्किल हो जाता है कि आप असल में बातचीत में शामिल हैं। और फिर आप इस रिकॉर्डिंग को लोगों के लिए चला सकते हैं। टू जब उन्हें पूरे इंटरव्यू के दौरान वहां रहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप ये बताना चाहते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए और क्यों, आप बस कंपनी के बाकी लोगों के लिए वह इंटरव्यू प्लेबैक करते हैं और ये जादू जैसा है कि लोगों पर इसका क्या असर होता है। विचार और क्या सही चीज है जो बनाना है। हाँ, ग्रेटर देन जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग का जिक्र किया, क्या आपने ईमेल के बजाय स्काइप इंटरव्यू करने पर जोर दिया? ग्रेटर देन आपका क्या इंप्रेशन था? ग्रेटर देन हाँ। टू आप पक्का स्काइप करना चाहते हैं या सॉरी सवाल ये था कि क्या हम रिकॉर्डिंग के लिए स्काइप इंटरव्यू पर जोर देते हैं? अगर आप इससे बच सकते हैं तो आप ईमेल पर इंटरव्यू नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ईमेल पर इंटरव्यू नॉन इंटरैक्टिव होते हैं। और सबसे दिलचस्प बातें जो आप सीखते हैं, इंटरव्यू दिलचस्प होते हैं। मुझे और बताओ, क्योंकि जैसे हाय तुम हिट करते हो, तुम्हें उम्मीद होती है कि ये नस वे कुछ ऐसा कहेंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, और जिस पल वे कुछ ऐसा कहेंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। या अगर आपको पहले से पता नहीं था, तो आपका डिटेक्टिव मोड में जाना चाहिए, और डिटेक्टिव मोड है, ये टू मज़ेदार है। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? और लोगों को छुप्पी पसंद नहीं होती, इसलिए वे खाली पैन भरने के लिए बात करते रहते हैं।
और इसे स्काइप पर या आमने सामने करने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास वह इंटरैक्टिव अनुभव होता है। प्रतिक्रिया। और आप असल में लोगों से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ईमेल इंटरव्यू ठीक है, लेकिन वे असल में बेकार हैं। अगर आप आमने सामने या स्काइप पर हैं तो उन्हें रिकॉर्ड करना भी आसान है। पक्का करें कि आप उनसे पूछें कि क्या इसे रिकॉर्ड करना ठीक है। लोगों की सहमति के बिना उन्हें रिकॉर्ड करना तमीज नहीं है। लेकिन अगर वे आपको एक यूजर इंटरव्यू देने को तैयार हैं तो वे शायद इसे रिकॉर्ड करने के लिए भी तैयार होंगे। ग्रेटर देन सॉरी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट का क्या? जैसे कि आपने बताया कि कोरिया में आपके बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं और मुझे नहीं पता कि शायद आप इंग्लिश में कंफर्टेबल महसूस करते हैं या ग्रेटर देन हाँ, तो सवाल यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में अन लोगों का क्या, जहां आप ऐसे लोगों के साथ यूथ इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी भाषा नहीं बोलते। ये सच में बहुत मुश्किल है। और असल में आज भी ट्विच इंग्लिश बोलने वाले देशों में अन्य देशों के मुकाबले कहीं बेहतर काम करता है जो इंग्लिश नहीं बोलते। और मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम इसमें बहुत बेहतर हैं। इंग्लिश बोलने वाले देशों में लोगों से बात करना और उनकी ज़रूरतें जानना, और हम दूसरे देशों में इसमें उतने अक्की नहीं हैं। हमने कोरियन बोलने वाले लोगों को काम पर रखा कर इसे ठीक करने की कोशिश की है, उनसे ट्रांसलेट करवाया है। हमने अन्य देशों में ऐसे लोगों को ढूंढकर इसे ठीक करने की कोशिश की है जो रिप्रेजेंटेटिव हों, इंग्लिश और कोरियन दोनों बोलते हैं और उनसे बात करते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आपको असल में कोई रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं मिल रहा है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। सच तो यह है कि वे फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। स्पीकर का मतलब है कि वे उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते जो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलते। ये बस एक मुश्किल प्रॉब्लम है। इसलिए कंपनीज को अपने देश में मार्केट बनाना आसान लगता है, विदेश के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसानी से, क्योंकि विदेश में यूजर्स से बात करना सच में मुश्किल होता है। हाँ, ग्रेटर देन आपने अंत तक पहुंचने के लिए कौन से चैनल इस्तेमाल किए और क्या आपने कभी उन्हें पैसे दिए? ग्रेटर देन टू चैनल। हम अंत तक पहुंचने के लिए जिन चैनल्स का इस्तेमाल करते थे वे ऑन साइट मैसेजिंग सिस्टम थे। टू जैसे अगर आप ज़्यादातर साइट वेबसाइट्स के पास यूजर से कांटेक्ट करने का कोई ना कोई तरीका होता है, तो अगर वे किसी दूसरी वेबसाइट के विजिबल यूजर हैं तो आप उस साइट के मैसेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा था या ये व्यक्ति साइट पर जो कुछ भी कर रहा था। मैं आपसे आपके इस्तेमाल के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप स्काइप कॉल पर आ सकते हैं? और दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वह ये है कि हम पता लगाते हैं कि लोग कौन हैं और हम उन्हें ईमेल भेजते थे। हम इवेंट्स में कुछ किराए पर लेते थे, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग इन्हीं इवेंट्स में जाते थे और हम जैसे इवेंट्स में जाते थे और जैसे मिलते थे, हम यूज़र इंटरव्यू नहीं करते थे इवेंट में। लेकिन आप उन्हें जानते हैं, आप बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं या आप जानते हैं जो भी हो। असल में अब ऐसा नहीं है, बिजनेस कार्ड नहीं है और आप उनसे संपर्क करते हैं। हम लोगों को मुआवजा नहीं देते थे। मुझे लगता है कि अगर लोग समस्या के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो इसे हल करने की कोशिश कर रहा हो, आप शायद गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हमें लोगों को पेमेंट करने के बारे में बात करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। ग्रेटर देन ऑन साइट यूजर फीडबैक टूल्स के बारे में क्या आपको उससे थोड़ा फीडबैक मिलता है? ग्रेटर देन टू यूजर फीडबैक का ये दूसरा सेट है जो सच में जरूरी है, जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। सवाल ये था कि ऑन साइट यूजर फीडबैक के बारे में क्या टूल्स, और मुझे लगता है कि आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वह जहां आपके पास एक नया प्रोडक्ट है और आप देखना चाहते हैं कि ये असल में काम करेगा या नहीं, और इसलिए आप इसे लोगों के सामने रखते हैं और देखते हैं कि वे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं या नहीं। ये सच में ज़रूरी है। इस तरह का काम बहुत ज़रूरी है और ये आपको लॉन्च करने से पहले बहुत सी बातें बता सकता है कि आपने कुछ बनाते समय कहाँ गलती की, जो बहुत अच्छी बात है। ये आपको ये नहीं बताता कि क्या बनाना है, ये आपको उस चीज़ की कमियों और किनारों को ठीक करने में मदद करता है जिसे आपने बनाया है। लेकिन आमतौर पर कहें तो ये यूज़र के हिसाब से नहीं था। हमें जो फीडबैक मिल रहा था, मेरा मतलब है कि वह अच्छी चीज़ें हैं, ये अच्छा है,
ये डेटा ड्रिवन अप्रोच जैसा हाई है। सही। आप ये पता लगा रहे हैं कि लोग इस फ्लो में क्यों ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं, आप ये पता नहीं लगा रहे हैं कि मुझे असल में उनके लिए कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, और एक इंसान के तौर पर उन्हें किस चीज़ की परवाह है। और इस तरह के शुरुआती स्टेज के इंटरव्यू के लिए, जो इस तरह का यूजर इंटरव्यू है, जरूरी स्टार्टअप्स करते हैं, ग्रेटर देन यही वह जगह है जहां आप फोकस करना चाहते हैं। टू असल में हम इसे साइट पर नहीं लाए, ये लगभग सब फोन या स्काइप पर हाई हुआ। हाँ, ग्रेटर देन टू 3 अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग तरह का फीडबैक होता है। टू एक स्टार्टअप के तौर पर समय और रिसोर्स, क्या ये पहले फोकस करने के लिए एक अच्छा एरिया है? ग्रेटर देन हाँ। टू 3 अलग अलग तरह के लोगों में से क्या हमने इनमें से किसी एक पर फोकस किया, ये देखते हुए कि हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज हाँ, हमने कंपटीशन करने वाले लोगों पर फोकस किया जो कंपटीशन वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि हम जानते कि वे पहले से हाईएस्ट बिहेवियर में इंटरेस्टेड थे जिसकी हमें जरूरत थी, और वे ऐसा करने को तैयार थे, और इसलिए हमें बस उन्हें स्विच करने के लिए मनाना था, जो कि नया बिहेवियर बनाने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा आसान है जहां पहले कुछ भी नहीं था। और हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि हमें कुछ जल्दी जीत हासिल करनी थी, क्योंकि जस्टिन.टीवी के अंदर मेरा गेमिंग प्रोजेक्ट खत्म हो जाता अगर वह हर महीने 25% महीने दर महीने ग्रोथ नहीं दिखा रहा होता। टू हमने किया, और इसका मतलब था शॉर्ट टर्म पर फोकस करना और लोगों को अभी लाना, और ये कुल मिलाकर अच्छा रहा, क्योंकि ये मुद्दा है। पता चला कि कुछ लोग जो चाहते हैं यूज बनाना आमतौर पर आम बात है, और इसलिए मैं उन लोगों को भी लाना चाहता हूं जो सर्विस के यूजर भी नहीं थे। हाँ, ग्रेटर देन ट्विच शुरू से हाई है, इसलिए इसने उदाहरण के लिए वीडियो गेम इंडस्ट्री को भर दिया। शुरुआत में ये इंडस्ट्री बहुत डिसेंट्रलाइज्ड थी, जैसे कि आप जानते हैं, अलग अलग वीडियो गेम के साथ ज्यादा तालमेल नहीं था। कंपनीज टूर्नामेंट वगैरह में एक साथ आ रही हैं, लेकिन अब ये बहुत अलग है। टू आपने कहा शुरू में आपने ब्रॉडकास्टर्स से बात की थी, और आप खुद स्ट्रीमर्स को जानते हैं, ये कैसे बदलता है जब जैसे राइट ने आप जानते हैं यूजर्स या प्रोफेशनल प्लेयर्स को अपना सामान स्ट्रीम करने से बैन कर दिया है। क्या आपने इससे फायदा उठाने की कोशिश की है? ग्रेटर देन हाँ। टू सवाल यह है कि गेम पब्लिशर्स का क्या है ना। गेम पब्लिशर है और कोई भी बड़ी कंपनी आपको एक छोटे स्टार्टअप के तौर पर समय नहीं देगी, जो अच्छा भी है और बुरा भी। इसका मतलब है कि आपको उन्हें बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये मतलब आप असल में उन्हें बात नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि हमने कोशिश की लेकिन कोई हमसे बात नहीं करना चाहता था, और उन्होंने टैब बात की जब हमें कुछ ट्रैक्शन मिलना शुरू हुआ, और हम इस स्पेस में थोड़े प्लेयर बन गए। मैं उनके बारे में इतनी बुरी बात नहीं करना चाहता क्योंकि वे इसके बारे में काफी अकीदत। ये सिर्फ इतना है कि आप जानते हैं, जब आप एक छोटा सा स्टार्टअप, बहुत सारे छोटे स्टार्टअप्स हैं और उनके पास आप सबसे बात करने का समय नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हैं, असल में बात यह है कि आप जानते हैं, गेम पब्लिशर तेजी से एक बड़ी कंपनी बन गए हैं। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। और अगर मैं इस बारे में बात करूं कि ट्विच ऐप किसके साथ यूजर इंटरव्यू करता है, हम किस जानकारी लेते हैं, तो इस मेन गेम पब्लिशर्स भी जरूर शामिल होंगे क्योंकि वे इस स्पेस में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये कुछ ऐसा था जिसमें वे खास तौर पर एक्टिव नहीं थे 3 या 4 साल पहले भी उतने हाइद जितने ऐप हैं। और ये आमतौर पर यूजर इंटरव्यू के बारे में एक और बहुत जरूरी बात है, वो ये है कि जिन लोगों की आप परवाह करते हैं, उनका ग्रुप समय के साथ बदल जाएगा। जो लोग आपको शुरू करवाते हैं, जैसे कि आपके प्रोडक्ट को शुरू करने के लिए पहले 6 महीनों में जरूरी लोग, वे नहीं होते जो 3 साल बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि आप ये काम करते रहें, क्योंकि एक चीज जो करना बहुत आसान है, वह है शुरुआत में थोड़ा सा करना, और कुछ हद तक सफलता हासिल करें, और फिर आप नए लोगों से बात करना बैंड कर दें। और ये एक अच्छा तरीका है आपके बनाए गए अगले फीचर्स पहले वाले जितने यकीना हों। ग्रेटर देन एक और सवाल कैसा रहेगा? ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन अगर आप एक यूजर हैं, तो आप अच्छा यूजर फीडबैक कैसे देते हैं? ग्रेटर देन टू आप अच्छा यूजर फीडबैक कैसे देते हैं? ये वाकई एक अच्छा सवाल है।
टू मुझे लगता है कि मैं एक यूजर से जो चाहता हूं वह ये है कि मैं चाहता हूं कि एक यूजर मुझे बताए कि उन्हें क्या पसंद है, वे असल में क्या सोच रहे हैं, है ना? और क्या क्या उनकी असल में क्या प्रॉब्लम है। और बस ऐसे ही बकवास करना। जैसे मैं चाहता हूं कि कोई मुझे अपनी जिंदगी की चीज़ों के बारे में बताए, क्योंकि आप उनके बारे में एक इंसान के तौर पर जितना ज़्यादा जानेंगे और वे जो कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है, ये समझना आसान हो जाता है कि वे जो चीज़ें चाहते हैं वे क्यों चाहते हैं। और यही सच में सबसे ज़रूरी सवाल है। टू मैं कहूँगा, आप जानते हैं मैं एक में क्या ढूंढ रहा हूँ। किसी में जब मैं यूजर इंटरव्यू कर रहा होता हूँ टू वह कोई ऐसा होता है जो बहुत सारी बातें करने को तैयार रहता है और मुझे सच में पूरी पूरी पिक्चर देने को तैयार रहता है। टू यही है। मुझे लगता है दूसरी तरफ अगर आप अकी यूजर इंटरव्यू फीडबैक रैम्बल से लोगों की मदद करना चाहते हैं, जैसे हो बस चीज़न और हर चीज़ के बारे में बात करें। ठीक है, बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटर देन आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशिकता।